हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MPA 15 पब्लिक पॉलिसी एंड एनालिसिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 1, डिस्कस द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक पॉलिसी। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें समझाना है कि पब्लिक पॉलिसी क्या होती है, उसके मेन फीचर्स, नेचर क्या है और उसकी इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस, गवर्नेंस और सोसाइटी के लिए क्या है। हमें बताना है कि पब्लिक पॉलिसी सरकार के डिसीजंस और पब्लिक वेलफेयर के बीच एक कनेक्शन कैसे बनाती है। आंसर। इंट्रोडक्शन। पब्लिक पॉलिसी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके जरिए सरकार अपने गोल्स और विजन को रियलिटी में बदलती है। ये गवर्नमेंट के डिसीजंस, एक्शंस और प्रोग्राम्स का सेट होता है जो पब्लिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बनाए जाते हैं। थॉमस डाय के वर्ड्स में, पब्लिक पॉलिसी इज व्हाटएवर गवर्नमेंट्स चूज टू डू और नॉट टू डू। इसका मतलब है कि पॉलिसी मेकिंग एक सोच समझ कर ली गई प्रोसेस होती है। पब्लिक पॉलिसी समझ लेना जरूरी है क्योंकि यही गवर्नमेंट के काम और प्रायोरिटीज को डिफाइन करती है। मेन बॉडी। 1. नेचर ऑफ पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी के कुछ खास गुण होते हैं जो उसकी प्रकृति, नेचर को समझाते हैं। A. गोल ओरिएंटेड। हर पब्लिक पॉलिसी का एक क्लियर ऑब्जेक्टिव होता है, जैसे गरीबी हटाना, शिक्षा सुधारना या एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करना। जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का एम क्वालिटी एजुकेशन प्रमोट करना है। B. डेलिबरेट और अथॉरिटेटिव। पॉलिसी रैंडम नहीं होती, ये ऑफिशियल डिसीजन होती है जो गवर्नमेंट के अथॉरिटी से बनाई जाती है, इसलिए इसका लीगल और मोरल इंपॉर्टेंस होता है। C. डायनामिक नेचर। पब्लिक पॉलिसी टाइम के साथ बदलती रहती है, जैसे एग्रीकल्चरल पॉलिसी अब सस्टेनेबल फार्मिंग और मॉडर्नाइजेशन पर फोकस कर रही है। D. बेस्ड ऑन पब्लिक इंटरेस्ट। पॉलिसी का मेन एम पब्लिक के वेलफेयर और डेवलपमेंट को एंश्योर करना होता है। A. मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस। इसमें अलग अलग स्टेजेस होती है, फॉर्म्युलेशन, इम्प्लीमेंटेशन और एवैल्यूएशन। पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स और सिविल सोसाइटी सब मिलकर इस प्रोसेस में रोल प्ले करते हैं। 2. सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी का इंपॉर्टेंस गवर्नेंस और सोसाइटी दोनों के लिए बहुत बड़ा है। A. टूल ऑफ गवर्नेंस। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे सरकार अपने गोल्स को पूरा करती है, जैसे MG नरेगा ने एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने में हेल्प की। B. ब्रिंग्स सोशल चेंज। रिजर्वेशन और वीमेन एम्पावरमेंट जैसे पॉलिसीज सामाजिक बदलाव लाती है। C. प्रमोट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट। पॉलिसीज जैसे मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया ने इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट किया। D. एंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। अच्छी पॉलिसीज से गवर्नमेंट के काम पर नजर रखी जा सकती है और करप्शन कम होता है। A. सॉल्व्स पब्लिक प्रॉब्लम्स। पब्लिक पॉलिसी सिस्टमैटिकली पॉवर्टी, हेल्थ और एजुकेशन जैसे प्रॉब्लम्स को टैकल करती है। 3. फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी कई एलिमेंट्स से अफेक्ट होती है। पॉलिटिकल फैक्टर्स, रूलिंग पार्टी की आइडियोलॉजी और लीडरशिप स्टाइल। सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस, देश की इकोनॉमी और पॉपुलेशन। पब्लिक ओपिनियन एंड NGO, मीडिया और सिविल सोसाइटी का प्रेशर। इंटरनेशनल फैक्टर्स, UN और वर्ल्ड बैंक जैसे इंस्टीट्यूशंस के गाइडलाइंस। 4. एग्जाम्पल्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया। नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017, हेल्थ सर्विसेज को एक्सेसिबल बनाना। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, क्वालिटी और डिजिटल एजुकेशन पर फोकस। नेशनल एनवायरनमेंट पॉलिसी 2006, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना। कंक्लूजन। अंत में कहा जा सकता है कि पब्लिक पॉलिसी गवर्नेंस का फाउंडेशन है। ये गवर्नमेंट के काम को डायरेक्शन देती है और लोगों के वेलफेयर को एंश्योर करती है। पब्लिक पॉलिसी है वो मैकेनिज्म है जिससे सामाजिक और आर्थिक विकास होता है, इसलिए इसकी नेचर और सिग्निफिकेंस समझना हर स्टूडेंट के लिए बहुत जरूरी है। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, देयर इज अ डाउनलोड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बी श्योर टू चेक इट आउट। थैंक यू। क्वेश्चन 2, एक्सप्लेन द रैशनल पॉलिसी मेकिंग मॉडल। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें रैशनल पॉलिसी मेकिंग मॉडल के कॉन्सेप्ट को समझाना है। मतलब ये मॉडल क्या है,
कैसे काम करता है, उसके स्टेप्स, फीचर्स और उसकी इंपॉर्टेंस और लिमिटेशंस क्या है, ये सब डिटेल में लिखना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। रैशनल पॉलिसी मेकिंग मॉडल पब्लिक पॉलिसी के सबसे इंपॉर्टेंट थियोरेटिकल मॉडल्स में से एक है। इसका में फोकस एक लॉजिकल और साइंटिफिक अप्रोच पर होता है। इस मॉडल के हिसाब से पॉलिसी मेकर एक रैशनल इंसान होता है जो हर ऑप्शन का एनालिसिस करके बेस्ट ऑप्शन चूज करता है। हर्बर्ट ए सिमो ने रैशनल चॉइस थियरी के जरिए इस कॉन्सेप्ट को पॉपुलर बनाया। इसका एम होता है सही डाटा, लॉजिक और एनालिसिस के बेस पर बेस्ट पॉलिसी बनाना। मेन बॉडी। 1. मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ रैशनल पॉलिसी मेकिंग। रैशनल पॉलिसी मेकिंग मॉडल कहता है कि पॉलिसी मेकिंग एक स्टेप बाय स्टेप लॉजिकल प्रोसेस होती है जिसमें डिसीजन मेकर सब ऑप्शंस का एनालिसिस करके बेस्ट चूज करता है। यह अस्यूम करता है कि पॉलिसी मेकर के पास पूरी इंफॉर्मेशन होती है प्रॉब्लम, रिसोर्सेस और कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में। इस मॉडल का बेस रैशनल चॉइस थियरी पर है, जहां डिसीजन मेकिंग कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस पर डिपेंड करती है। की आइडिया। पॉलिसी मेकिंग इमोशंस या पॉलिटिक्स से नहीं, बल्कि डाटा और रीजनिंग से गाइडेड होनी चाहिए। 2. स्टेप्स इन द रैशनल पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस। इस मॉडल के कुछ में स्टेप्स होते हैं। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। पहले समस्या को क्लियरली डिफाइन करना। सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। क्लियर और मेजरेबल गोल्स सेट करना। इंफॉर्मेशन कलेक्शन। डेटा, रिपोर्ट्स और एक्सपर्ट एडवाइस लेना। जनरेटिंग ऑल्टरनेटिव्स। अलग अलग सॉल्यूशंस बनाना। Evaluation of alternatives. हर ऑप्शन के प्रोस कॉन्स चेक करना, कॉस्ट, बेनिफिट, फीजिबिलिटी। सिलेक्शन ऑफ बेस्ट ऑप्शन। जो ऑप्शन सबसे ज्यादा फायदेमंद हो, यूज चूज करना। इम्प्लीमेंटेशन। सिलेक्टेड पॉलिसी को अप्लाई करना। Evaluation. पॉलिसी के रिजल्ट्स को रिव्यू करना। एग्जाम्पल, अगर सरकार एजुकेशन रिफॉर्म पॉलिसी बना रही है, तो वो सबसे पहले लिटरेसी डेटा कलेक्ट करेगी, कॉस्ट और बेनिफिट देखेगी, फिर बेस्ट प्लान सेलेक्ट करेगी। 3. फीचर्स ऑफ द रैशनल मॉडल। गोल ओरिएंटेड। हर स्टेप एक क्लियर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए होता है। सिस्टमैटिक। पॉलिसी मेकिंग एक ऑर्डर्ड प्रोसेस फॉलो करती है। एविडेंस बेस्ड। डाटा और एनालिसिस पर बेस्ड होती है। कॉम्प्रहेंसिव। सब पॉसिबल ऑप्शंस कंसिडर किए जाते हैं। लॉजिकल एंड ऑब्जेक्टिव। इमोशंस और पॉलिटिक्स से फ्री होती है। ये एक आइडियल मॉडल है, लेकिन रियल लाइफ पॉलिसी मेकिंग इतनी परफेक्ट नहीं होती। 4. मेरिट्स ऑफ द रैशनल मॉडल। डिसीजन मेकिंग में क्लैरिटी और कंसिस्टेंसी आती है। ट्रांसपेरेंसी बढ़ता है क्योंकि हर स्टेप डॉक्यूमेंटेड होता है। रिसोर्सेज का बेटर यूटिलाइजेशन होता है। प्रिडिक्टेबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी इंप्रूव होती है। ये मॉडल एक तरह से गुड गवर्नेंस का बेस बन सकता है। 5. लिमिटेशंस एंड क्रिटिसिज्म्स। इस मॉडल के कुछ प्रैक्टिकल चैलेंजेस भी हैं। बाउंडेड रैशनैलिटी। पॉलिसी मेकर्स के पास लिमिटेड टाइम और इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन होती है। कॉम्प्लेक्स इश्यूज। रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स पॉलिटिकल और सोशल होते हैं, सिर्फ लॉजिक से सॉल्व नहीं होते। पॉलिटिकल प्रेशर, इमोशंस, आइडियोलॉजी और पब्लिक ओपिनियन भी इम्पैक्ट करते हैं। रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स। डेटा कलेक्ट करना और सब ऑप्शंस इवैल्यूएट करना टाइम कंज्यूमिंग होता है। इसलिए रैशनल मॉडल एक आइडियल फ्रेमवर्क है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में पॉलिसीज कॉम्प्रोमाइज और नेगोशिएशन के थ्रू बनती है। कंक्लूजन। रैशनल पॉलिसी मेकिंग मॉडल एक लॉजिकल और सिस्टमैटिक प्रोसेस बताता है जिससे पॉलिसी डिसीजंस ज्यादा इफेक्टिव बनते हैं। प्योर रैशनैलिटी रियल लाइफ में मुश्किल है, लेकिन इसका अप्रोच पॉलिसी मेकिंग को डिसिप्लिन्ड और एविडेंस बेस्ड बनाता है। अगर पॉलिसी मेकर्स रैशनल थिंकिंग और प्रैक्टिकल फ्लेक्सिबिलिटी दोनों को मिला दें, तो पॉलिसी आउटकम्स बेस्ट हो सकते हैं। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 3. Examine the Liswell's vision of policy sciences. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें हैरल्ड डी लिसवेल के पॉलिसी साइंसेस के विजन को समझाना है, मतलब ये बताना है कि उन्होंने पॉलिसी मेकिंग को साइंटिफिक, इंटरडिसिप्लिनरी और ह्यूमन ओरिएंटेड बनाने की सोच कैसे दी। हमें इसका मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स, फीचर्स और इंपॉर्टेंस डिटेल में बताना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। हैरल्ड डी लिसवेल एक मशहूर पॉलिटिकल साइंटिस्ट जिन्होंने 1950 में पॉलिसी साइंसेस का कॉन्सेप्ट दिया। उनका मानना था कि पॉलिसी मेकिंग सिर्फ पॉलिटिकल प्रोसेस नहीं होना चाहिए, बल्कि एक साइंटिफिक और ह्यूमन ओरिएंटेड प्रोसेस होना चाहिए। लिसवेल ने कहा कि नॉलेज और एक्शन के बीच का गैप रिसर्च और एनालिसिस के थ्रू कम करना जरूरी है।
उनका विजन था कि अलग अलग सब्जेक्ट्स जैसे सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस को मिलाकर पॉलिसीज बनाई जाएं जो सोसाइटी के प्रॉब्लम्स को इफेक्टिवली सॉल्व कर सकें। मेन बॉडी 1. मीनिंग और एवोल्यूशन ऑफ पॉलिसी साइंसेस। लिस्वेल के अकॉर्डिंग पॉलिसी साइंसेस का मतलब है पॉलिसी प्रोसेस और पॉलिसी से जुड़ी इंटेलिजेंस का स्टडी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब प्रॉब्लम्स ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई तब लिस्वेल ने साइंटिफिक पॉलिसी मेकिंग की जरूरत समझी। पॉलिसी साइंसेस का मेन एम था कि पॉलिसीज रैशनल और ह्यूमन ओरिएंटेड बनी रहे, सिर्फ पॉलिटिकल नहीं। इसका गोल था कि डिसीजन मेकर्स को बेटर और नॉलेज बेस्ड चॉइसेस मिल सके। 2. लिस्वेल के 2 मेन कंपोनेंट्स। नॉलेज ऑफ द पॉलिसी प्रोसेस मतलब पॉलिसी कैसे बनती है, कैसे इंप्लीमेंट होती है और कैसे एवैल्यूएट होती है। नॉलेज इन द पॉलिसी प्रोसेस मतलब अलग अलग डिसिप्लिन्स और एनालिटिकल टूल्स का यूज करना ताकि पॉलिसी डिसीजंस बेटर हो सकें। ये दोनों मिलकर थियरी और प्रैक्टिस को जोड़ते हैं जिससे पॉलिसी मेकिंग साइंटिफिक और रिजल्ट ओरिएंटेड होती है। 3. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लिस्वेल्स विजन। प्रॉब्लम ओरिएंटेशन। पॉलिसी हमेशा रियल लाइफ प्रॉब्लम्स जैसे पॉवर्टी, एजुकेशन और हेल्थ पर फोकस करे। मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। पॉलिटिकल साइंस के साथ इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी का उस हो। डेमोक्रेटिक वैल्यूज। पॉलिसी मेकिंग में इक्वालिटी, जस्टिस और ह्यूमन डिग्निटी को प्रमोट करना चाहिए। एम्पिरिकल रिसर्च। पॉलिसी डिसीजंस डाटा और रिसर्च पर बेस्ड होने चाहिए, ना कि गेस वर्क पर। फ्यूचर ओरिएंटेशन। पॉलिसी सिर्फ प्रेजेंट नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स को भी ध्यान में रखे। 4. लिस्वेल का डिसीजन प्रोसेस मॉडल। लिस्वेल ने एक 7 स्टेज पॉलिसी प्रोसेस मॉडल दिया। इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, प्रमोशन एजेंडा बनाना और सपोर्ट लेना, प्रिस्क्रिप्शन पॉलिसी ऑप्शंस तैयार करना और अप्रूव करना, इन्वेकेशन पॉलिसी लागू करने की शुरुआत, एप्लीकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना, अप्रेजल रिजल्ट्स एवैल्यूएट करना, टर्मिनेशन पॉलिसी को रिवाइज या एंड करना अगर जरूरत हो। यह मॉडल पॉलिसी प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझाता है और उसके एवैल्यूएशन पर फोकस करता है। 5. सिग्निफिकेंस ऑफ लिस्वेल्स विजन। लिस्वेल ने पब्लिक पॉलिसी को एक साइंटिफिक सब्जेक्ट बना दिया। उनके आइडियाज ने पॉलिसी मेकिंग को एविडेंस बेस्ड और पार्टिसिपेटरी बनाया। उन्होंने रिसर्च और डाटा के इंपॉर्टेंस को हाईलाइट किया पॉलिसी डिसीजंस में। आज के मॉडर्न पॉलिसी टूल्स जैसे कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस और पॉलिसी एवैल्यूएशन उनके थ्योरीज पर बेस्ड है। उनका इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच आज भी रेलेवेंट है, स्पेशली इश्यूज जैसे क्लाइमेट चेंज और गवर्नेंस के लिए। कंक्लूजन। लिस्वेल का पॉलिसी साइंसेस का विजन पब्लिक पॉलिसी फील्ड में एक रेवोल्यूशनरी आइडिया था। उन्होंने पॉलिसी मेकिंग को रैशनल, डेमोक्रेटिक और इंटरडिसिप्लिनरी बनाकर गवर्नेंस को और इफेक्टिव बनाया। आज भी उनके आइडियाज पॉलिसी रिसर्चर्स और डिसीजन मेकर्स को गाइड करते हैं ताकि पॉलिसीज ह्यूमन सेंटर्ड और एविडेंस बेस्ड हो। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 4. Describe the role and functions of civil society organization in India. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस (CSO) इंडिया में क्या रोल प्ले करती है, जैसे पॉलिसी मेकिंग, सोशल डेवलपमेंट और गवर्नेंस में उनका योगदान। हमें उनके मेन फंक्शंस, इंपॉर्टेंस और गवर्नमेंट के साथ उनके कोऑर्डिनेशन पर लिखना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस यानी CSO वो संस्थाएं होती हैं जो गवर्नमेंट से अलग होकर इंडिपेंडेंट तरीके से काम करती है। इनमें NGO, वॉलंटरी ग्रुप्स, एडवोकेसी नेटवर्क्स और कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस शामिल होते हैं। भारत में CSO ने डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स और इंक्लूसिव डेवलपमेंट को बढ़ावा देने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया है। ये लोग गवर्नमेंट और सिटीजन्स के बीच ब्रिज का काम करते हैं ताकि पॉलिसीज लोगों की जरूरत के मुताबिक बने। मेन बॉडी। 1. रोल ऑफ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस इन इंडिया। लोकतांत्रिक मूल्यों का संवर्धन। CSO लोगों को उनके अधिकार के प्रति जागरूक बनाती है और गवर्नेंस में उनकी भागीदारी बढ़ती है। उदाहरण। ADR एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने इलेक्शन ट्रांसपेरेंसी में बड़ा योगदान दिया है। पॉलिसी एडवोकेसी और एजेंडा सेटिंग। CSOs रिसर्च, कैंपेन्स और एडवोकेसी के जरिए गवर्नमेंट को पॉलिसी बदलने के लिए प्रेरित करती है। उदाहरण। PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च ने लॉमेकर्स को एविडेंस बेस्ड इनपुट्स दिए हैं। मार्जिनलाइज्ड लोगों को एम्पावर करना। ये संगठन महिलाओं, डालट्स, ट्राइबल्स और गरीब लोगों के साथ मिलकर उनके अधिकार के लिए काम करते हैं। उदाहरण।
सेवा महिला मजदूरों के लिए एम्प्लॉयमेंट और एम्पावरमेंट का काम करती है। 2. फंक्शंस ऑफ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस। सर्विस डिलीवरी। CSO एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटेशन जैसे एरियाज में गवर्नमेंट के साथ मिलकर सर्विसेज प्रोवाइड करती है। उदाहरण, अक्षय पत्र फाउंडेशन स्कूल बच्चों को मिड डे मील देती है। कैपेसिटी बिल्डिंग, ये लोग ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट और लोकल इंस्टीट्यूशंस को मजबूत बनाते हैं। उदाहरण, डेवलपमेंट ऑल्टरनेटिव सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स के लिए काम करता है। मॉनिटरिंग और अकाउंटेबिलिटी, CSO गवर्नमेंट स्कीम्स पर नजर रखती है और उनमें ट्रांसपेरेंसी लाती है। उदाहरण, MKSS ने राइट टू इंफॉर्मेशन RTI मूवमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। 3. गुड गवर्नेंस में योगदान। ट्रांसपेरेंसी और एंटी करप्शन। CSO करप्शन के खिलाफ आवाज उठाती है और ओपन गवर्नेंस को प्रमोट करती है। उदाहरण, इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट ने पब्लिक डिबेट शुरू किया था। इनोवेशन और पार्टनरशिप, CSO नए डेवलपमेंट मॉडल्स लाती है और गवर्नमेंट के साथ PPP मोड में काम करती है। उदाहरण, स्वच्छ भारत अभियान में NGO ने सैनिटेशन अवेयरनेस में योगदान दिया। 4. चैलेंजेस फेस्ड बाय सिविल सोसाइटी इन इंडिया। फंडिंग और रेगुलेशन इश्यूज। कई ऑर्गेनाइजेशंस को FCRA जैसे कानून के तहत फंडिंग रिस्ट्रिक्शन फेस करनी पड़ती है। पॉलिटिकल प्रेशर, कभी कभी CSO पर पॉलिटिकल बायस के आरोप लगते हैं या उनकी ऑटोनॉमी खतरे में पड़ती है। कोऑर्डिनेशन की कमी, ऑर्गेनाइजेशंस के बीच कोऑर्डिनेशन और कैपेसिटी गैप उनके इम्पैक्ट को कम करते हैं। कंक्लूजन, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस भारत में लोकतंत्र और इंक्लूसिव गवर्नेंस का एक स्ट्रॉन्ग पिलर है। ये सिटीजन्स के इश्यूज को सरकार तक पहुंचाने, अकाउंटेबिलिटी बढ़ाने और सामाजिक विकास में योगदान देने का काम करती है। उनकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट और CSOs के बीच स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप और ट्रांसपेरेंसी जरूरी है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 5. Write short notes in about 250 words on each of the following. A. Role of Cabinet Secretariat in policy making. B. Models of intergovernmental relations. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें 2 शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। पहला कैबिनेट सेक्रेटरीट के पॉलिसी मेकिंग में रोल पर और दूसरा इंटरगवर्नमेंटल रिलेशंस के मॉडल्स पर। दोनों में हमें उनका काम, इंपॉर्टेंस और सिस्टम में पोजीशन एक्सप्लेन करनी है। आंसर। इंट्रोडक्शन। पब्लिक पॉलिसी मेकिंग एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें कई डिपार्टमेंट्स और एजेंसीज मिलकर काम करती है। कैबिनेट सेक्रेटेरिएट एक सेंट्रल कोऑर्डिनेशन बॉडी है जो मिनिस्ट्रीज के बीच लिंक का काम करती है, जबकि इंटरगवर्नमेंटल रिलेशंस बताती हैं कि सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट्स आपस में कैसे मिलकर पॉलिसीज बनाती और इम्प्लीमेंट करती है। दोनों ही सरकारी सिस्टम के स्मूथ फंक्शनिंग के लिए बहुत जरूरी है। ए. रोल ऑफ कैबिनेट सेक्रेटेरिएट इन पॉलिसी मेकिंग। 1. मीनिंग एंड पोजीशन। कैबिनेट सेक्रेटेरिएट को सरकार का नर्व सेंटर कहा जाता है, जिसे कैबिनेट सेक्रेटरी लीड करता है। यह प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के अंडर काम करता है और मिनिस्ट्रीज के बीच कोऑर्डिनेशन मेंटेन करता है। 2. कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन रोल। यह सेक्रेटेरिएट एक ब्रिज का काम करता है PM, मिनिस्टर्स और डिपार्टमेंट्स के बीच। कैबिनेट के डिसीजंस को कम्युनिकेट करना और उनका इम्प्लीमेंटेशन एंश्योर करना इसका मेन फंक्शन है। 3. रोल इन पॉलिसी फॉर्म्यूलेशन। सेक्रेटेरिएट पॉलिसी मेकिंग के लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट और एनालाइज करता है। यह एजेंडा सेट करने, इंटरमिनिस्ट्रियल कंसल्टेशन और पॉलिसीज में यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने में मदद करता है। 4. मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। पॉलिसी अप्रूव होने के बाद सेक्रेटेरिएट इम्प्लीमेंटेशन और प्रोग्रेस मॉनिटर करता है। यह एंश्योर करता है कि पॉलिसी सरकार के प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंग चल रही है। 5. एग्जाम्पल, जैसे 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स LPG के दौरान कैबिनेट सेक्रेटेरिएट ने डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के बीच कोऑर्डिनेशन करके रिफॉर्म पॉलिसीज को अलाइन किया था। B. मॉडल्स ऑफ इंटरगवर्नमेंटल रिलेशंस। 1. मीनिंग। इंटरगवर्नमेंटल रिलेशंस का मतलब है यूनियन, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट्स के बीच कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन। 2. कोऑपरेटिव मॉडल। इस मॉडल में सरकार के सभी लेवल्स मिलकर काम करते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। इंडिया में नीति आयोग, फाइनेंस कमीशन और इंटरस्टेट काउंसिल इसी मॉडल के एग्जाम्पल्स हैं। 3. कॉम्पिटिटिव मॉडल। इस मॉडल में अलग अलग स्टेट्स एक दूसरे से कम्पीट करते हैं डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने में। जैसे गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु ने इंडस्ट्रीज अट्रैक्ट करने के लिए कंपटीशन किया। 4.
कोअर्सिव मॉडल। इस मॉडल में सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा डोमिनेंट होती है और स्टेट्स पर कंट्रोल रखती है, जैसे आर्टिकल 356 के अंडर प्रेसिडेंट्स रूल लगाने के केसेस। 5. हाइब्रिड और कोलैबोरेटिव मॉडल। ये एक मिक्स मॉडल है जिसमें कोऑपरेशन और कंपटीशन दोनों होते हैं, जैसे स्कीमस, डिजिटल इंडिया और स्किल इंडिया में सेंटर और स्टेट्स दोनों मिलकर काम करते हैं। कंक्लूजन। कैबिनेट सेक्रेटेरिएट सरकार के अंदर कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन मेंटेन करता है, जबकि इंटरगवर्नमेंटल रिलेशन सरकार के अलग अलग लेवल्स के बीच बैलेंस बनाए रखती है। दोनों ही गवर्नेंस को एफिशिएंट, कोऑर्डिनेटेड और अकाउंटेबल बनाते हैं। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information। अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।